हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। तो बच्चों, जब हम एक्सरसाइज थेरेपी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस ये हमारे इस सब्जेक्ट का होता है फर्स्ट चैप्टर। क्योंकि देखो, एक्सरसाइज थेरेपी में हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक्सरसाइजेस के थ्रू पेशेंट को कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रो एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये दो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी में सबसे पहला चैप्टर इज थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। तो इस चैप्टर को आज हम डिटेल में पढ़ते हैं कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस होती क्या हैं, जो हम एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट्स को वो कितने टाइप्स की होती हैं, प्लस इनके गोल्स क्या हैं और इनके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होता क्या है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपका मेन गोल क्या होता है? आपका मेन गोल ये होता है कि जो इसको प्रॉब्लम है वो मैं ठीक कर दूं, जिसकी वजह से जो ये काम कर पा रहे थे पहले वो ये अच्छे से कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, ठीक है, और वो कहता है कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ थंब के नीचे पेन है और मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपका मेन एम क्या रहेगा कि आप उसका जो पेन है थंब के नीचे उसको कम कर सकें, जिसकी वजह से जो वो लिखता है, राइटिंग करता है, वो चीज़ वो अच्छे से कर पाए। सो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज क्या है? ये एक साइंस है जो कि आप यूज़ करते हो ताकि जो आपके पास पेशेंट आ रहा है, जो इंडिविजुअल आ रहा है, उसके आप जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जो वो अपनी डेली लिविंग में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उनको आप रिस्टोर कर सको टू एज नॉर्मल एज पॉसिबल। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, वो एक सिस्टमिक और प्लान परफॉर्मेंस होती है आपके बॉडी मूवमेंट्स की। मतलब कि आप जो भी मूवमेंट्स कर रहे हो, पोस्चर्स अटेन कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट प्लान करता है इन अ सिस्टमैटिक वे। और इसका एम क्या रहता है कि इंडिविजुअल का या फिर जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसका जो ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके। राइट मतलब जब आप एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हो किसी को ठीक करने के लिए, किसी को रिहैबिलिटेट करने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। अब ये एक्सरसाइजेस जो होती हैं बच्चों, ये अलग होती हैं। इनका जो गोल होता है, इनका जो परफॉर्मेंस होता है या फिर इनका जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी अलग होता है उन एक्सरसाइजेस का जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप आके एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो और एक जिम में जाके या आप नॉर्मली जो अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, उनमें फ़र्क होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो अपने पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता है ना, वो इसलिए करते हैं जिससे कि उन एक्सरसाइजेस से क्या होगा, पेशेंट का जो ओवरऑल वेल बीइंग है वो इम्प्रूव होगा, प्लस जो उनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप उनकी ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कोलियोसिस का पेशेंट आपके पास आया, तो स्कोलियोसिस में हमें पता है क्या होता है कि एस कर्वेचर बन जाता है स्पाइन के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, पूरा जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है सारा। कहीं की मसल जो होती हैं वो शॉर्टन हो जाती हैं, कहीं की मसल बहुत लेंथनिंग में चली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको पेशेंट को एक्सरसाइजेस करानी होती है, जिससे उसका जो अगर पोस्टरल स्कोलियोसिस है तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हम पेशेंट को दे रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या होता है, हम क्यों देते हैं पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस? सबसे पहले तो उसकी जो इम्पेयरमेंट है उसको ठीक कर सकें या फिर उसको प्रिवेंट कर सकें। जो भी इंडिविजुअल का फिजिकल फंक्शन है हम उसे इम्प्रूव कर सकें, रिस्टोर कर सकें और एनहांस कर सकें। जो भी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि पेशेंट को एक डिजीज़ की तरफ ले जा सकते हैं, उनको प्रिवेंट करने में और रिड्यूस करने में। पेशेंट का या फिर जो भी इंडिविजुअल है उसका जो ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, उसको ओवरऑल वेलबींग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम पेशेंट को थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस कराते हैं। अब बात करते हैं गोल्स की। तो बच्चों, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस के जो गोल्स रहते हैं ना, वो हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी का स्पास्टिसिटी है किसी को, तो जो एक्सरसाइजेस हम उसे कराएंगे ना वो डिफरेंट होंगी। उनका गोल क्या होगा कि इनकी स्पास्टिसिटी कम करी जाए। अगर किसी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा पेन है तो उनको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी कि जो उसका पेन है वो कम हो जाए। अगर किसी पेशेंट को मान लो उसका हाथ पूरा नहीं उठता, सिर्फ इतनी रेंज ऑफ मोशन है, इसके ऊपर हाथ नहीं जा रहा, तो उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराना कि जो उनका शोल्डर है वो पूरा 180 डिग्रीज तक चला जाए। तो ये ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं आपके गोल्स। तो ये आपको उसी टाइम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। बट अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस के गोल्स क्या रहते हैं? एक तो रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करना, पेन रिड्यूस करना, जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस इंप्रूव करना, अगर पेशेंट को लिम्ब एडीमा है तो एडीमा को रिड्यूस करना,
उसके बाद ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग जो होती है पेशेंट की उसको इम्प्रूव करना, बैलेंस को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो होता है वो भी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं। कोई फर्दर इंजरी होने के चांसेस अगर है पेशेंट को, आपको लगता है जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट का जो शोल्डर है उसके लिगामेंट्स बहुत लैक्स हैं, तो ये हो सकता है कि पेशेंट को आगे शोल्डर डिसलोकेशन हो, तो उसके लिए आप उसको ना पहले से ही तैयार कर सकते हो ताकि जो उसकी फर्दर इंजरी होने वाली है डिसलोकेशन की वो ना हो। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो पेशेंट के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड होता है? क्योंकि जब पेशेंट एक्सरसाइज खुद से कर पाता है, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि जो वो अपने एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उन पे भी नॉर्मली वो रिस्टोर हो जाता है, जैसे काम वो पहले कर पा रहा था वैसे ही कर पाता है, तो उसको एक फीलिंग आती है कि ही इज़ इंडिपेंडेंट नाउ, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी गेन होता है। अब क्लासिफिकेशन, तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का, क्योंकि देखो यही आपका बेस बनेगा जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज जो होती हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को एक्सरसाइज करवाता है बच्चों, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी पैसिव एक्सरसाइजेस, जिसको हम पैसिव ROM भी बोल देते हैं, एंड द अदर वन इज द एक्टिव एक्सरसाइजेस। अब ये क्या होता है? तो देखो पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है? पैसिव एक्सरसाइज मतलब वो एक्सरसाइजेस जो कि पेशेंट खुद से नहीं कर पाता, या तो थेरेपिस्ट या कोई मशीन या फिर कोई भी चीज़ उसको एक्सटर्नली वो एक्सरसाइज करवाती है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है उसकी जो मसल है वो इतनी एक्टिव नहीं है कि वो खुद से मूवमेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पैरालिसिस का पेशेंट देखा होगा, ठीक है, जिसका जो पैर है या हाथ है वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाता, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, तो उसमें कोई दूसरा अगर उसका हाथ पकड़ के उसकी मूवमेंट करवाएगा तो वो कर लेगा। पर अगर आप पेशेंट को खुद से बोलो कि अपना हाथ आप ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो वो नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पैरालिसिस है उस टाइम पे। तो पैसिव एक्सरसाइजेस इस तरह के केसेस में काम आती हैं, जहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करवाई जाती है पेशेंट को उसकी मूवमेंट कराने के लिए। तो पेशेंट का अपना मस्कुलर एफर्ट जो यहाँ पे रहता है वो रहता है बिल्कुल ज़ीरो। अब आप ये सोचोगे कि ये सारी एक्सरसाइज कराने का फ़ायदा क्या है फिर, क्योंकि पेशेंट तो खुद से कर ही नहीं पा रहा, जब हमें ही मेहनत करनी है तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इसका फ़ायदा होता है, इसके बारे में आपने डिटेल्ड वीडियो अगर देखना है पैसिव एक्सरसाइजेस का, तो यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगा वो लिंक, तो आप वो जाके देख लेना। वहाँ पे इन डिटेल मैंने पैसिव एक्सरसाइजेस के बारे में सारा समझा रखा है। दूसरा आता है बच्चों एक्टिव एक्सरसाइजेस। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव एक्सरसाइजेस क्या होंगी। वो एक्सरसाइजेस जो पेशेंट खुद से परफॉर्म करता है, उसे कोई बाहर वाला इंडिविजुअल थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो खुद की मेहनत से खुद का मस्कुलर एफर्ट लगा के वो एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। अब देखो पैसिव और एक्टिव, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। अब जो पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइज होती हैं बच्चों, उनके अंदर भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। तो देखो पैसिव एक्सरसाइज जो होती हैं वो 2 तरीके में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट और एक होता है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। अब रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट जो होती हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स एंड एक्सेसरी मूवमेंट्स। इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, व्हाट इज एक्सेसरी मूवमेंट्स, तो वो जाके आप देख सकते हो। एक्सेसरी मूवमेंट्स को हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स भी कहते हैं। फिर दूसरा क्या आता है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक। अब इस टेक्निक के अंदर भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट एंड कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग किसकी करोगे? आप टाइट स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेचिंग करोगे। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी एक्सरसाइज जो है वो थेरेपिस्ट पैसिवली पेशेंट को कराता है, पेशेंट इनमें से कोई एक्सरसाइज खुद से नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन फिर पैसिव एक्सरसाइज का। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बच्चों चैनल पे ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बेसिक पॉइंट सारे कवर किया अबाउट थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। फिर आता है एक्टिव एक्सरसाइज। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, पैसिव को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, अब एक्टिव को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एक्टिव एक्सरसाइजेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्टिव या फ्री एक्सरसाइजेज, जिनको हम कह देते हैं। नेक्स्ट इज द असिस्टेड एक्सरसाइजेस, थर्ड वन इज द असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज एंड द लास्ट वन इज द रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आती हैं आपके एक्टिव एक्सरसाइजेज में, जहाँ पे जो पेशेंट है वो खुद का मस्कुलर एफर्ट लगा के मूवमेंट परफॉर्म करता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो देखो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक थेराप्यूटिक एक्सरसाइज को बनाने में, करने में हेल्प करते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। 1
सबसे पहला आता है बैलेंस। तो देखो बैलेंस आपको पता ही है क्या होता है। अगर मैं बॉडी के पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं तो ये एबिलिटी होती है आपके बॉडी सेगमेंट्स की कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर सके विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट विदाउट फॉलिंग। अब बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ मास ये टर्म्स तो आपको पता ही होंगी क्योंकि आपने फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी में ये सारी बातें पढ़ी होंगी और बायोमैकेनिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर में आपने सेंटर ऑफ मास और बेस ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। तो जब हमारा बेस ऑफ सपोर्ट जो रहता है उसके विद इन, उसके अंदर ही आपका सेंटर ऑफ मास लाई करता है तो आपकी बॉडी जो होती है वो बैलेंस में मानी जाती है। जैसे ही आपका सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर जाएगा तो आपकी बॉडी जो है वो फॉल हो सकती है, यानी कि इंजरी होने के चांसेस उसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस का क्या मतलब होता है बच्चों कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज, हम यहाँ पे एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव में आपको बताती हूँ, जब आप कोई भी एक्सरसाइज बहुत देर तक परफॉर्म कर पाते हो ना विथ मॉडरेट इंटेंसिटी, उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। यानी कि आपका जो लोड है वो कम है बट रेपिटेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ज़्यादा रेपिटेशंस परफॉर्म करते हो तो उससे आपका क्या इंक्रीज होता है, एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग में आपकी इंटेंसिटी तो लग रही है ना, आप मॉडरेट इंटेंसिटी पर रनिंग कर रहे हो बट आप वो 5 किलोमीटर कर रहे हो, 10 किलोमीटर कर रहे हो, यानी कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा है। तो जिस जगह पे टाइम ज़्यादा हो जाता है ना वहाँ पे जो आपका एंड्योरेंस है वो इम्प्रूव होता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और अलग अलग बॉडी सिस्टम है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो यानी कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एग्जामिनेशन ब्लॉक, टीचर्स का अलग ब्लॉक होता है। ये सारे ब्लॉक साथ में काम क्यों करते हैं, ताकि जो कॉलेज है उसकी रेपुटेशन अच्छी बन सके, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, है ना। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना वो सारे मिलके काम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो मूवमेंट हम करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो पाए और बहुत क्लमजी ना हो, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपको अटैक्सिया हो जाएगा, आपके गेट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि आप अच्छे से मूव कर पा रहे हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे किसी को शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, अब क्या होगा इंडिविजुअल को अगर मैं बोलूँगी कि आप अपना शोल्डर ऊपर की तरफ लेके जाओ छत की तरफ, तो वो नहीं लेके जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गई, वहाँ पे कैप्सुलर एडहेशंस हो गए, तो यानी कि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो चली। मोबिलिटी, अब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या फिर जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर वो इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में काम कर रहे हैं ताकि जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिविजुअल अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इज द मसल परफॉर्मेंस, यानी कि इसको हम मसल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि कैपेसिटी होती है एक मसल की कि वो कितना टेंशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी टेंशन प्रोड्यूस करेगी उतना अच्छे से वो अपना फिजिकल वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट इज द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी है और मस्कुलर सिस्टम भी है और ये दोनों इंटीग्रेटेड होके अच्छे से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर्स, सिनर्जिस्ट, उनको अच्छे से करेक्ट सीक्वेंस में उनको एक्टिवेट करता है ताकि हमारी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आ पाए। अब इन मसल ग्रुप के बारे में डिटेल में मैंने ये वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके देख लेना। आपको जितने भी हमारे मसल ग्रुप्स हैं, जो हमारे 4 मसल ग्रुप्स होते हैं बॉडी में, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी आपको पता है क्या होता है, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम टू होल्ड अ प्रॉक्सिमल और डिस्टल बॉडी सेगमेंट इन अ स्टेशनरी पोजीशन थ्रू सिनर्जिस्टिक मसल एक्शन। अब देखो ये सिनर्जिस्टिक मसल एक्शन कहाँ से आया, उसी मसल ग्रुप में से आया। तो जो मैं आपको मसल ग्रुप बता रही थी बच्चों, उसमें एक मसल ग्रुप होता है जो सिनर्जिस्ट मसल ग्रुप कहलाता है। तो सिनर्जिस्ट मसल ग्रुप का काम क्या होता है, जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक मसल काम कर रही होती हैं तो ये प्रॉक्सिमल या डिस्टल सेगमेंट को स्टेबलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने रिस्ट का ये वाला मूवमेंट करना है, अब मैं ये मूवमेंट कब कर पाऊंगी, जब मेरा एल्बो है वो स्टेबल रहेगा, शोल्डर है वो स्टेबल रहेगा। यानी कि कुछ मसल ग्रुप्स जो हैं
वो मेरे शोल्डर को और एल्बो को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तभी मैं सिर्फ आइसोलेटेड रिस्ट का मूवमेंट कर पा रही हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरे सिनर्जिस्ट मसल्स हैं वो एक्टिवेटेड है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी का कंपोनेंट भी प्ले होता है। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द बेसिस, इट इज़ द फाउंडेशन फॉर एक्सरसाइज थेरेपी, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस लेक्चर के अंदर, या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन जिन के साथ आप पढ़ते हो, आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।